अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद। मैं हूं आपके साथ हुदा शाह। नाज़रीन, हुकूमत ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला कर लिया है। इसके अलावा IMF की एक और शर्त मान ली गई है और बिजली के नरखों में एक बार फिर से इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोलियम डीलर्स की बात करें तो उन्होंने भी कल सुबह 6 बजे से पेट्रोल पंप बंद करने का फैसला किया है। और आज की एक और खबर यह है कि इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 सेनेट से मंजूर कर लिया गया है, जबकि PTI और JUI की जानिब से इसकी मुखालफत भी सामने आई है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी, आपको भी नजर। सर, आपको क्या लग रहा है, सियासी इस्तेहकाम होता हुआ इस मुल्क में नजर आ रहा है? नहीं जी, दूर दूर तक कोई ना सियासी इस्तेहकाम है इस वक्त, और उसके नतीजे में ना कोई माशी इस्तेहकाम की हम तवक्को कर सकते हैं। लेकिन आज जो जैसे कि आपने मुख्तलिफ ख़बरें बताई जो मुल्की सियासी उफ़क़ पे कोई अच्छी ख़बर तो नहीं है, लेकिन जो बिजली का है सारा सिलसिला, वो बहुत ही एक अजब है मामला कि पेट्रोल पंप शायद वो कह रहे हैं कि आज रात से या सुबह से बंद हो जाएं या क्या मामला होता है, वो उस पर बाद में बात करता हूँ। लेकिन जो बिजली के यूनिट्स आज बढ़ाए हैं वो, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और मैं चाहूँगा कि मैं इस पर नाज़रीन अगर थोड़ा सा इस पर ध्यान दें। हुआ ये है कि 5 रुपये 72 पैसे फ़ी यूनिट इजाफा 1 जुलाई से हो गया। और इसमें जो सबसे अजब बात है वो ये है कि ये जो 100 यूनिट से कम वाले, यानी उनको नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन 100 यूनिट, मेरा ख्याल है कोई झोपड़ी हो या उसमें कोई शख्स एक पंखा एक बल्ब जलाता हो, तो 100 यूनिट एक यूनिट से, अब ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, नोट करें, एक यूनिट अगर उसका खर्च हुआ और 100 यूनिट तक उसने खर्च कर लिए महीने में, तो उसका जो टैरिफ है वो 23.59 रुपया फ़ी यूनिट होगा। यानी अगर उसने 1 से 100 यूज़ किए, अच्छा 101 से 200 अगर यूज़ किए तो फ़ी यूनिट, अच्छा ये बेसिक यूनिट है, जहन में रखें, इनके ऊपर टैक्सेस अलग लगेंगे। तो अगर 100 से 200 तक किया तो 30 रुपये 7 पैसे का एक यूनिट होगा। अच्छा 200 से 300 यूनिट तक खर्च किए तो हर यूनिट जो है वो 34 रुपये और 26 पैसे का होगा। अच्छा इस पे फिर अकॉर्डिंगली टैक्सेस लगेंगे बेशुमार। ये अच्छा 400 यूनिट अगर होगा, 300 से 400, तो ये 39 रुपये 15 पैसे यूनिट। उसके बाद अगर 400 से 500 तो फिर 41 रुपये 36 पैसे का यूनिट होगा। और अगर 500 से 600 यूनिट उसने यूज कर लिए तो 42 रुपये 78 पैसे यूनिट होगा। और अगर 600 से 700 तक यूज किए तो उसका जो टैरिफ है वो 43 रुपये, और अगर जो है वो इससे बढ़ गए 700 यूनिट से ज़्यादा तो 48 रुपये फ़ी यूनिट। अच्छा ये बेसिक यूनिट्स पे है, यानी इसके ऊपर जो टैक्सेस लगेंगे, अब हम बात सुनते थे कि जी को 300 यूनिट या, तो ये जो टैक्सेस और बिजली के इजाफे हैं, ये एक यूनिट अगर किसी ने महीने में खर्च किया है, एक यूनिट वहाँ से शुरू होता है और ये जाता जाता बढ़ते बढ़ते बढ़ते, और फिर अकॉर्डिंगली जो सारे टैक्सेस हैं, GST फलां आगे पीछे, वो उसके, यानी इन्होंने बेसिक के ऊपर टैक्स, बेसिक के ऊपर जो है वो इन्होंने ठीक 2 रोज़ बाद ही उस बजट की मंजूरी के बाद इन्होंने ये नियम गिरा दिए। और मैं आपको ये भी बताऊं कि पहले ये था कि IMF की टीम शायद 10 तारीख तक आ जाएगी पाकिस्तान और अगला जो मुआहदा है वो तय करेगी। अब शायद वो इस महीने के आखिर तक आए। अभी भी ये बात वजारत ख़जाना की तरफ से कही जा रही है कि बहुत से इश्यूज़ के ऊपर वो अभी भी राज़ी नहीं हो रहे, और वो जो शायद 20 तारीख या उसके बाद किसी वक्त वो आएंगे और ये तय होगा कि क्या हम अगले प्लान में IMF को राज़ी कर पाएँ या नहीं, और अगर नहीं राज़ी कर पाए तो मुमकिन है कि फिर मज़ीद उनको राज़ी करने के लिए जो है वो मामला आगे बढ़े। तो मुल्क का जो अहम मसला है इस वक्त वो मईशत है।
और ये बजट जो है इसमें ऑलरेडी बिजली के अखराजात बढ़ाए जा चुके थे, इसमें ऑलरेडी बहुत सारे टैक्सेस थे। तो आज जो है ये मज़ीद, और मेरे लिए बड़ी हैरान कुन बात है कि 1 से 100 यूनिट जिसने खर्च किए हैं उसके ऊपर भी उसका जो है वो 23 रुपये वो देगा। यानी 1 यूनिट कौन सा आदमी पाकिस्तान में जो 1 यूनिट खर्च करता होगा। बहरहाल अच्छा, अब इसमें इशू ये, तो ये माशी मसाइल तो एक गंभीर हैं और कोई प्लानिंग नहीं है, किसी किस्म की स्ट्रेटजी नहीं है। और उसमें ज़ाहिर है कि जब बिजली बढ़ेगी तो आपकी तालीम के ऊपर असर पड़ेगा। गर्मियों का शदीद जो है वो ये मौसम है गर्मियों के, उसमें आपकी जो प्रोडक्शन रुकेगी, आपके जो बाहर आपकी एक्सपोर्ट्स होनी है उन पे असर पड़ेगा। तो बिजली की कॉस्ट अगर बढ़ती है, और टैक्सेस भी अलग, बिजली अलग है, टैक्सेस अलग हैं, गैस अलग है, पेट्रोल अलग है, तो ये सारे जो मामलात हैं ये जो हैं ये एक साथ आ गए। और यहाँ ज़ाहिर है कि कोई जवाब देने वाला हमारे पास नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है। दूसरी जो बात है वो ये है कि वज़ीर आज़म साहब आज तशरीफ़ ला रहे हैं। SCO का इजलास जो है वो उसमें ज़ाहिर है कि बड़ा अहम था। वहाँ पे प्रेसिडेंट पुतिन, शी जिनपिंग, बाकी जो शख्सियत, तैयब एर्दोगन, अमीर कतर भी वहाँ पे थे, और पहली दफ़ा बेलारूस भी शरीक हुआ है SCO के इजलास में। तो उस इजलास में शिरकत बड़ी अहम थी, वहाँ से वापस आ रहे हैं। लेकिन जो एक सबसे अहम बात मैं अक्सर कहता हूँ कि जो भी हमारी नई जियोपॉलिटिक्स दुनिया में जन्म लेगी, दुनिया ने आगे कहाँ जाना है, उसका फ़ैसला होगा गज़ा से, कि गज़ा का एंड गेम क्या है, यानी गज़ा में आखिर में क्या। अभी तो वो कहते हैं द डे आफ्टर, कि आखिर में गज़ा की कहानी कहाँ रुकेगी, कत्लेआम कहाँ रुकेगा और उसके बाद क्या होगा। अब इशू ये है कि अभी जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास ये सारा दिन पिछले 24 घंटों से ये इतलात आ रही थी कि ये उससे पहले से इतलात आ रही थी कि नेतन्याहू, इसराइल की जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है उनके और नेतन्याहू के दरमियान शदीद इख्तलाफात पैदा हो गए हैं। और जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है वो अमेरिकन सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर ये चाह रही है कि ये जंगबंदी हो जाए और किसी तरह ये ख़ित्ते में आग ना फैले। अच्छा, ख़ित्ते में आग काफ़ी हद तक फैल भी गई है, क्योंकि एक सीनियर कमांडर जो हैं हिजबुल्लाह के, उनको निशाना बनाया गया और आगे से हिजबुल्लाह ने कोई 200-250 रॉकेट फायर कर दिए शुमाली इसराइल पे। और वहाँ पे जो गलीली का इलाका है जिसको मकबूजा गोलान की पहाड़ी हैं असल में वो, तो वहाँ पर आग भी लग गई बड़े इलाके में। लेकिन जो उसके बाद फिर ये हुआ कि हमास की तरफ से ये बात कही गई, और कतर की तरफ से भी, और मिस्र की तरफ से भी, और दोहा की तरफ से भी, और एमोस ह्यूस्टन जो कि उनके नुमाइंदा खसूसी हैं वो पेरिस पहुँचे हुए हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि लिबनान की जो जंग है वो इसराइल और लिबनान की जंग ना छिड़ जाए। यानी ऑलरेडी इसराइल और हिजबुल्लाह, इसराइल और हमास की तो छिड़ी हुई है, लेकिन जो इसराइल और हिजबुल्लाह की जंग ना छिड़ जाए। तो तमाम रोज़ जो है पिछले 24 घंटों में वो नेतन्याहू पे ये दबाव रहा कि नेतन्याहू ने आज अपनी काबीना का इजलास करना है। उस इजलास में उसने जो बाइडन का अमन मुआहदा है उसके ऊपर हमास की तरफ से जो प्रपोज़ल आया है, हमास का ये कहना है कि जिसमें 2 रियासती हल और जो कैदी रिहा करने हैं इसराइल की जेलों से उसके नाम हम देंगे। और इसराइल का कहना यह है कि नहीं, वो नाम तो मतलब हम देंगे और वगैरह वगैरह वगैरह। तो इसके ऊपर काफ़ी डेडलॉक रहा। अब ये हुआ कि गैलेंट वहाँ पे गए जो इसराइल के वज़ीरे दिफा हैं, और वो अमेरिकन सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट से मामलात को तय करके वापस आ गए। और फिर ये हुआ कि आज जो है वो नेतन्याहू को यकीनन एक कॉल आई है बड़ी सख्त पिछले 24 घंटों में वाशिंगटन से, और उस कॉल के बाद नेतन्याहू ने कहा कि ठीक है, मैं अपनी काबीना का इजलास बुलाता हूँ। जंगी काबीना तो तोड़ चुके हैं, लेकिन फिर उन्होंने कहा मैं दोबारा जंगी काबीना का इजलास बुलाता हूँ और शाम को मैं कौम से ख़िताब करूँगा और फैसला करूँगा कि इसमें मुझे मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने चाहिए या नहीं। इसके ऊपर गालिबन जो हमारी इतलात हैं वो ये हैं कि वाशिंगटन की तरफ से और बाकी जो ममालिक हैं, रशिया और चाइना और जो अरब ममालिक हैं, उनकी तरफ से ना कह दिया गया कि नहीं, आप इस पे प्रेसिडेंट बाइडन से बात उस वक्त करेंगे जब दोबारा मुज़ाकरात में आप आ जाएंगे। तो यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि इसराइल की जो एक टीम है वो बादल ना ख्वास्ता
दोबारा नेतन्याहू ने रवाना कर दिए इसराइल से। अब वो दोहा में पहुंची है या मिस्र पहुंची है, इसके बारे में मुतज़ाद आरा हैं, लेकिन असल बात यह है कि डायलॉग दोबारा शुरू हो गया है उन्हीं खतूत पे जो कि सदर बाइडन ने जो पिछले महीने पीस एग्रीमेंट का ऐलान किया था 3 फेजेस में, उसके और उसमें जो है वो ये था कि मुत्तहिदा अरब अमारात, मिस्र, सऊदी अरेबिया, टर्की और रशिया उसमें जो है वो सालिस का किरदार था। तो ये सारे मुल्कों की जो फ़ौजें हैं ये फ़ौजें गज़ा पहुंच जाएंगी और गज़ा पहुंचेंगी और वहाँ से इसराइली फ़ौज का विड्रॉल होगा और फिर अरसर नौ तामीर होगी। अब यह है कि जो नेतन्याहू हैं वो इस पर राज़ी नहीं थे, उन्होंने दूसरा महाज खोलने की कोशिश की। पिछले चंद दिनों से अगर आप सब गौर कर रहे हो तो ये इस तरह से हो रहा था कि गज़ा के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता उनकी बमबारी कम हो रही थी और उनका महाज खुल रहा था हिज़्बुल्लाह के साथ। हिज़्बुल्लाह का मतलब ये है कि शुमाली इसराइल और जनूबी लेबनान, और वहाँ पे सैयद हसन नसरुल्लाह जो हैं वो अपने आप को रिस्ट्रेन करके बैठे हुए थे और उनकी तरफ से कल ये बयान भी आया था शेख नईम की तरफ से कि अगर गज़ा में जंग बंद कर दी गई तो हम फौरी तौर पे जंग रोक देंगे इसराइल के शुमाल और लेबनान के जनूबी इलाके में। तो अब यह है कि अब सारे चूँकि मामलात अपनी अपनी जगह तय थे और नेतन्याहू चाह रहे थे कि इस जंग को फैलाएं किसी तरह। अमेरिकन ने तो अप्रैल में यहाँ तक कह दिया था कि अगर ईरान की तरफ से मिसाइल आया और आपने जवाब दिया तो हम इसराइल आपके साथ खड़े नहीं होंगे। तो बहरहाल अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो गए। इस पर कतर इंटरेस्टेड नहीं था बिल्कुल भी आने में, और इन मुज़ाकरात के आने में किसी किस्म की दिलचस्पी काहिरा भी नहीं ले रहा था। लेकिन फिर चूँकि मुज़ाकरात की एक बड़ी शर्त ये बन गई जो कि हमास की तरफ से गई कि जो फिलाडेल्फी कॉरिडोर है ये वो कॉरिडोर है जो कि रफ़ा और मिस्र के दरमियान में एक बफर जोन है। जब मिस्र की फ़ौज गज़ा से निकली थी, मिस्र जब विड्रॉ हुआ था गज़ा से, तो दरमियान में एक इलाका जो है, ये गज़ा एक गांव था, पहले एक गांव हुआ करता था एक ज़माने में और यहाँ पर मिस्र के ही पास था ये। लेकिन जब मिस्र यहाँ से निकला तो एक बफर जोन, अगर आप मिस्र से इमदाद लेके गज़ा में दाखिल हों तो दरमियान में एक बफर जोन आता है। यानी बफर जोन इस तरह से आता है कि यहाँ पर गाड़ियाँ रुक जाती हैं, इमदादी जो गाड़ियाँ यहाँ रुकती हैं, लोग उसके बाद या तो पैदल चलते हुए जाते हैं और फिर गज़ा तक पहुँचते हैं, या फिर वो मखसूस गाड़ियाँ होती हैं उनको इजाज़त मिलती है कि वो आगे जाएं। ये फिलाडेल्फी कॉरिडोर है, यानी मिस्र और गज़ा के दरमियान एक, आप समझ लें कि एक ऐसा इलाका है जो जहाँ जो है इजिप्ट के कंट्रोल में, लेकिन वहाँ यानी इजिप्ट का बराह रास्त गज़ा से बॉर्डर नहीं मिलता, यूँ समझ लें दरमियान में एक ऐसी जगह है जो कि गज़ा को मिस्र से अलग करती है। अब वो जो जगह है वहाँ पर भी इसराइल बैठ गया था कि, तो एक डिमांड ये भी है कि इसराइल वहाँ से मुकम्मल तौर पे हटे और वो हटने जा रहा है, और अगर वो हटेगा तो जाहिर है कि फिर इसमें, और ये 14 किलोमीटर की पट्टी है, ये लंबी सी पट्टी है जो कि गज़ा और मिस्र के दरमियान है। अब यहाँ से जो इमदाद आती है, अगर हमने इमदाद भेजनी हो गज़ा तो हम कहते हैं ना मिस्र के रास्ते जाएगी, तो मिस्र के एकदम वो गज़ा में दाखिल नहीं हो जाती, बल्कि वो पहले इस कॉरिडोर ये जो 14 किलोमीटर तवील है, यहाँ पर वो रुकती हैं गाड़ियाँ, फिर वो ख़ास गाड़ियाँ आगे क्रॉस होती हैं जिनको इजाज़त मिलती है, वो ट्रक अंदर जाते हैं या दूसरे। तो ये अब वहाँ से भी विड्रॉल की बात शुरू हो गई है। तो मेरा ये ख्याल ये है कि कल तक हमें इस बात की इतला मिलेगी कि ये जो निगोशिएटिंग टीम अचानक भेजी है इन्होंने दोबारा, जिसमें मोसाद के भी रहनुमा हैं, मोसाद के ही लोग हैं बुनियादी तौर पे, क्योंकि अमेरिकन की तरफ से CIA इसमें है, यहाँ से मोसाद है और आर्मी के लोग हैं, और जो जाहिर है कि इजिप्ट की भी इंटेलिजेंस चीफ़ हैं अब्बास कामिल, वो वहाँ से शरीक हैं, और मुख्तलिफ़ मुल्कों के। बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि वज़राए ख़ारजा इसमें कम है, इसमें सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के लोग ज़्यादा हैं, क्योंकि ये एक मामला ऐसा है जो कि एक सिक्योरिटी कंसर्न है पूरे इलाके के लिए। तो ये देखें कि ये जो मामला है ये आगे कहाँ पहुँचता है। उसके साथ ही अच्छा, अब इसको लिंक करें इस वाक़े को 2-3 और वाक़यात के साथ। दूसरा वाक़या जो अहम हो रहा है वो ये है कि आज बरतानिया में इलेक्शन है और 7 बजे शाम को पोलिंग ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, इलेक्शन में पोलिंग ख़त्म हो जाएगी और इस बात के गालिब इम्कानात हैं कि वहाँ पे 14 साल के बाद लेबर पार्टी आ जाएगी, और लेबर पार्टी आ जाएगी और ऋषि सुनाक जो हैं वो बाहर हो जाएंगे इलेक्शन से। अच्छा, ऋषि सुनाक का बाहर होना और वहाँ पर लेबर पार्टी का आना 14 साल के बाद
ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है और ये बहुत बड़ा चेंज है पूरी दुनिया में तकरीबन। और उसके असरात अब क्या होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं बरतानिया के लोगों को भी और दुनिया को भी कि भाई बरतानिया किस तरह से इमर्ज होता है, गुर्बत और इमिग्रेशन और महंगाई और वहाँ पे हाउसिंग के जो प्रॉब्लम्स हैं वो सारे। तो वहाँ पर रात तक बड़ी क्लैरिटी आ जाएगी कि वहाँ पे बरतानिया में कौन जीता है, और वहाँ पर जो भी शख्सियत जीतेगी वो जाहिर सी बात है कि वो उसके ऊपर तमाम तर दुनिया की नज़रें होंगी कि वो कौन है। अच्छा, साथ ही दूसरा 30,000 सिक्योरिटी एहलकार तैनात हो गए हैं फ्रांस की मुख्तलिफ इलाकों में, कि अगर मैक्रों हार जाते हैं अगले हफ्ते इलेक्शन, तो उसके बाद वहाँ पे जो राइट विंग की यानी दाएं बाजू की जो लीपिंग पार्टी है, जो कि 1944 के बाद पहली मरतबा ऐसा होगा कि वहाँ पे दाएं बाजू की पार्टी जीतेगी, तो वहाँ पे हंगामे न शुरू हो जाएं। तो 30,000 के करीब सिक्योरिटी एहलकार जो हैं वो मौजूद हैं फ्रांस की सड़कों पे। और इस वक्त जर्मनी में भी हाई अलर्ट है, क्योंकि ये जहन में रहे कि जर्मनी में भी राइट विंग जो है वो मजबूत हो रहा है। अच्छा, जर्मनी का राइट विंग जो है, या जर्मनी की जो कौम परस्त ताकत है, उसको तो पूरी दुनिया जानती है। मतलब हम सारे लोग जो हैं वो हम सब जानते हैं कि जर्मन जो हैं उनकी तारीख वर्ल्ड वॉर के बाद जो है वहाँ पे राइट विंग ख़त्म हुआ, लेकिन राइट विंग जो जर्मनी में है वो अपने असरात छोड़ के गया। यानी दाएं बाजू, जो हम दाएं बाजू कहते हैं ना, या एक्सट्रीमिज़म या राइट विंग या जो भी कहें, और वो जर्मनी में जो छोड़ के गया असरात, और जो वहाँ पे मजबूत हो रही हैं कुव्वतें दोबारा, उनके सामने तो एक हीरो है, और उस हीरो का नाम है हिटलर। क्योंकि हिटलर जो है वो तो नाजी था ना, तो नाजी जर्मन, यानी नाजी जर्मन का मतलब है कि मतलब उसका कहना ये था कि बस पूरी दुनिया के ऊपर जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट अगर कोई कौम है तो जर्मन हैं, और बाकी जो हैं वो सारे फजूल। तो नाजी जर्मन से वो जो निकला हुआ है उनका राइट विंग, वो जर्मनी में मौजूद है। वो इंतज़ार कर रहा है कि जी फ्रांस में जो है राइट विंग जीते तो फिर एक बड़ा अलाइंस बने। उधर जो बाइडन है, वो उधर बाइडन जिन्होंने कल कहा था कि मैं तकरीर मुबाहिसे के दौरान मेरी आंख लग गई थी, मैं सो गया था और मैं नहीं समझा कि ट्रंप क्या बातें कर रहा है, तो उनसे मुलाकात हुई है डेमोक्रेट गवर्नर्स की। और डेमोक्रेट गवर्नर्स जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जी आप इलेक्शन से अलग हो जाएं, मगर वो बाइडन अलग नहीं हो रहे, और वहाँ पे दबाव बढ़ता जा रहा है कि भाई बाइडन साहब आप अलग हो जाएं, अब डिज़ास्टर होंगे। फिर आखिर में ये हुआ कि जो एक डेलीगेशन मिलने गया था वो भी कायल हो गया, कि उन्होंने कहा ठीक है भाई हम बाइडन साहब आपके साथ ही खड़े हैं। अब एक दूसरा डेमोक्रेट्स का ग्रुप है जो कि उनको खत लिखने जा रहा है, और कैमिला हैरिस से वो मिले 1-on-1 प्रेसिडेंट बाइडन, और उनसे पूछा है कैमिला हैरिस से कि मेरी बहन कहीं तुम ऐसा तो नहीं कि मुझे धक्का दे के मुझे हटा के तुम खुद सदर बनने के चक्करों में लगी हो, क्योंकि प्रेसिडेंट बाइडन के बाद जो है वो ज़्यादा नाम चल रहा था कि कैमिला हैरिस आगे आ जाएंगी। तो कैमिला हैरिस जो है वो तो बहुत ही ज़्यादा गैर मकबूल है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं पूरी दुनिया में कि कोई अमेरिका की नायब सदर भी है। देखिए ना, नायब सदर बड़ी पावरफुल पर्सनैलिटी होती थी, डिक चेनी होते थे, कोई रिचर्ड निक्सन होते थे, कोई मतलब है कि कोई मतलब बाइडन खुद थे वहाँ पे। तो मतलब ये तो बिल्कुल ही जो है वो इनका तो नाम ही नहीं किसी ने सुना। अब ये जैसे माइक पेंस का नाम, माइक पेंस लोगों को ट्रंप याद है, लोगों को याद ही नहीं कि ट्रंप का कोई नायब भी होता था माइक पेंस नामी। बहरहाल, तो अब ये इसी तरह से कैमिला हैरिस का किसी को पता ही नहीं, कैमिला हैरिस कोई नायब सदर भी रही हैं 4 साल, बाइडन साहब इतने हावी रहे। तो अब जनाब मुकाबला अभी भी जारी है, कैमिला हैरिस होंगी या मिशेल ओबामा होंगी। और ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मिशेल ओबामा जो हैं, अगर बाइडन हटते हैं तो मिशेल ओबामा सबसे मजबूत कैंडिडेट होंगी, और मिशेल ओबामा जो हैं वो सदर बराक हुसैन ओबामा की अहलिया हैं, और सदर बराक हुसैन ओबामा की अहलिया होने के नाते उन्हें एक तो यह है कि वो ओबामा की कंप्लीट सपोर्ट होगी, फिर यह है कि अगर हिलरी क्लिंटन नहीं आती तो बिल क्लिंटन की सपोर्ट भी होगी, प्लस ये है कि पहली सियाफाम अमेरिका की सदर भी बन सकती हैं। तो वो अभी तक मामला ख़त्म नहीं हुआ कि प्रेसिडेंट बाइडन, अच्छा कल प्रेसिडेंट बाइडन ABC न्यूज़ को एक इंटरव्यू देंगे और उसमें वजाहत करेंगे कि वो क्यों उनकी परफॉर्मेंस इतनी ख़राब थी। लेकिन उनको अच्छी तरह अंदाज़ा है,
उन्होंने ये बात अपने क्लोज सर्कल्स में की है डिस्कस, वो फिर दोबारा शायद वीकेंड पे जाएंगे कैंप डेविड अपनी फैमिली के साथ, और बहरहाल एक इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं वो शायद। लेकिन वो अब भी, यानी ये मुमकिन है कि वो इलेक्शन लड़ें, ये मुमकिन है कि ना लड़ें। और ट्रंप जो है, ट्रंप कैंप इतना खुश है, वो दुआएं कर रहा है किसी तरह से कि बाइडन ही इलेक्शन लड़ें। तो इस पूरी तब्दील होती हुई दुनिया में अब मुझे बताएं, इंडिया के अंदर इलेक्शन हो गया, एक उनके अंदर स्टेबिलिटी आ गई, गवर्नमेंट कौन सी है, कमज़ोर है, कच्ची है, पक्की, जैसी वहाँ पे स्टेबिलिटी आ गई। ईरान में इलेक्शन जो है वो आपके सामने उसके रिजल्ट्स जो हैं वो आ जाएंगे कि वहाँ पे कौन जीता। अच्छा, मोहम्मद मुखबर वहाँ मौजूद थे, एससीओ में, जो उनके कायम मकाम सदर हैं वो मौजूद थे। अब इशू ये है कि ये, यानी एससीओ समिट में वो मौजूद थे। इन हालात में भी, हालांकि वहाँ सदर इब्राहिम रईसी का इंतकाल हुआ और इलेक्शन चल रहा है, फिर भी उनके जो कायम मकाम सदर हैं वो वहाँ पे मौजूद थे एससीओ समिट। अब ये सारे मुल्क स्टेबल हैं, यहाँ पे इलेक्शंस भी हो रहे हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम्स भी हैं, यहाँ पे सब कुछ है, मगर एक स्टेबिलिटी है। मतलब यहाँ पर एक हिजान की कैफियत नहीं है कि अचानक जनाब रात को ईरान के लोग सोएं तो जनाब सुबह पता चले कि बिजली बढ़ गई, या जो है वो भारत में या बाकी किसी और मुल्क में लोग अचानक जो है वो, मतलब उनकी लोकसभा काम कर रही है, उनके लीडरान हैं, उनके लोग हैं, वो आउटरीच कर रहे हैं। फ्रांस में, बरतानिया में लीडर अपने लोगों से कनेक्टेड हैं। यहाँ एक अजब सा मामला है कि जी दरमियान में अचानक सब गायब हैं, और वो एक खबर आती है बस, अवाम पे बिजली का बिल का बम की सूरत, एक बम गिर गया, फिर आती है थोड़ी देर बाद एक और बम गिर गया। अच्छा, लोग अभी समझ रहे होते हैं कि शायद ये पुरानी खबर है, कि पुराना वाला बम ही है यार, नहीं वो पता चला नया बम गिरा है। तो अब इसमें कौन सी स्टेबिलिटी और इसमें कौन सी सियासी मुफाहमत। अब देखिए ना, आज वो गए, उनको मिलने ही नहीं दिया, मुख्तलिफ ग्रुपों ने जाना था तो वही खान साहब से मिलते, वो कोई इशारा करते, कहते कि जाके मुज़ाकरात करो, क्या नहीं करो क्या, उनको नहीं मिलने दिया। हुकूमत कभी कहती मुज़ाकरात करें, कभी कहती मुज़ाकरात नहीं करें, इनके तो पास पावर ही नहीं है। तो ये अब बस जहाँ तक ये अरेंजमेंट चल रहा है ये चलेगा, और उसके बाद अब देखें ना, ये मुझे बताएं कि पेट्रोल, अगर हड़ताल होती है पेट्रोल की, तो पेट्रोल की हड़ताल में ये मुझे बताएं कि लाहौर से इस्लामाबाद कैसे आएंगे लोग, डाइवू में बैठेंगे, कैसे बैठेंगे, मतलब मोटरवे पे कैसे चलेंगे। और मुझे बताएं कि लाहौर के अंदर जो इस वक्त आम शख्स है, और यकीनन जो गर्मी का हाल है, लोग थोड़ा सा एसी चला लेते हैं, भाई ट्रैफिक फंसी हुई है, लोग पेट्रोल चल रहा है, तो मुझे बताएं कि कैसे ज़िंदगी का कारोबार चलेगा। तो इसमें स्टेबिलिटी भी नहीं है, इसमें कोई सुकून भी नहीं है, और इसमें कोई प्लानिंग भी नहीं है। और मतलब है कि अब देखें कल से क्या होता है और हुकूमत क्या करती है। जी ठीक है डॉक्टर साहब, एक ब्रेक का टाइम हुआ है जी, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, पीटीआई को कल जलसे की इजाजत मिल गई है। अब पीटीआई कल इस्लामाबाद में पावर शो करने जा रही है। इससे पहले हम बात कर रहे थे कि इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 सेनेट से मंजूर कर लिया गया है। डॉक्टर साहब, काफी लफ्जी गोलाबारी हुई है आज सेनेट में, क्या लग रहा है कि इस एक्ट की बदौलत आइंदा के इंतखाबात में कोई फायदा होगा? जी, अवाम के सर पे बम गिर रहे हैं, सेनेट में गोलाबारी हो रही है, तो अब इसमें और कहीं हीट वेव आई हुई है, तो ये मौसमियाती तब्दीलियां हैं, खुदा जाने क्या है। लेकिन जो भी कुछ है, इसके नतीजे में अवाम जो है वो पिस रहे हैं, क्योंकि इसमें इस्तेकाम नहीं आ रहा। इसकी देखें 3-4 बातें बड़ी, ये जो कल शहादत हुई है, शहादतें हुई हैं बल्कि, और इससे पहले भी होती रही हैं, ये जो सेनेटर हिदायतुल्लाह साहब की, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, ये सिक्योरिटी की क्राइसिस है ना अपनी जगह। अब वो जिस तरह से उसको एक ऑपरेशन का नाम दिया था अज़्म इस्तेकाम को, तो उसमें तो मेरा, जैसे मैंने उसको रीड किया, देखते हैं आने वाले दिनों में से क्या वजाहत आती है। वो तो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन सारा साल चलते हैं, लेकिन पिछले कुछ अरसे से ये दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ बढ़ी हैं, इसमें कोई शक नहीं। और अब ये अफगान सॉइल से हो रही हैं, वो आगे से जवाब देते हैं। तो ये इंटेलिजेंस बेस्ड सरगर्मियाँ इस तरह से कि उसके नतीजे में मजीद अदम इस्तेकाम ना पैदा हो, क्योंकि उसका नाम ही इस्तेकाम है। तो ये भी बड़ा एक चैलेंज है रियासत के लिए कि ये दहशतगर्दी भी ख़त्म हो, उसके नतीजे में इस्तेकाम भी आए, जो कि सियासतदानों का काम है, सियासी इस्तेकाम लेकर आना।
अब सियासतदान आगे बढ़ ही नहीं रहे, वो पीछे बैठे हुए हैं। और वो उन्होंने अब जैसे ये तहरीक इंसाफ का खान साहब का मामला, मुकदमात बन रहे हैं या जो भी कुछ हो रहा है, अब बाहर की दुनिया जब इनसे बात करती है तो कहते हैं हम तो नहीं कर रहे, हम तो चाहते हैं जी मुज़ाकरात करें, हम तो सियासी लोग हैं। तो ये अपने आप को उससे भी पीछे हटा लेते हैं। तो बात सारी ये है कि ये किसी को तो सियासी इस्तेकाम लेकर आना है, और ये आना ज़रूरी है, क्योंकि वो नहीं आएगा तो माशी, अच्छा माशी अदम इस्तेकाम तो फैल गया है ना, अब उसको तो वापस कोई ला नहीं सकता। ये बिल्कुल ऐसी सूरत हाल है कि देखें आज रात को जो बरतानिया में रिजल्ट्स आते हैं, वहाँ पर अगर केयर स्टारमर भी आ जाते हैं लेबर पार्टी के 14 साल के बाद, ये लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी, ये मैं बताऊं, लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी। क्योंकि इससे, और ये 5 साल पहले ही कंजर्वेटिव्स को, जिनको टोरी भी कहते थे ज़माने में, उनको लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली थी, लेकिन वो डिलीवर नहीं कर सके। और उससे पहले जो उनके वज़राए आज़म थे या थीं, यानी डेविड कैमरॉन या टेरी में, तो वो उनकी परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं थी। लेकिन उसके बाद जो 3 शख्सियत आई हैं पै दर पै, चाहे बोरिस जॉनसन हो जो कोविड के दिनों में पार्टी कर रहे थे, ठीक है, 10 डाउनिंग स्ट्रीट में उनका स्कैंडल आ गया था। फिर उसके बाद लिज ट्रस आई थी, वो भी इधर उधर महीना 1-2-3 महीने रही, चली गई। फिर ऋषि सुनाक आ गए, वो भी, उनके भी पैर नहीं जम सके और वो भी कहीं दाएं बाएं हो गए। लेकिन बरतानिया जब से ब्रेक्सिट से निकला है ना, ब्रेक्सिट से निकलने के बाद वो संभाल नहीं पाया। यानी आप तसव्वुर करें कि यूरोप का हिस्सा नहीं है। भाई यूरोप का हिस्सा नहीं है तो यूरोप तो इस वक्त खुद यूरोप के अंदर भी तकसीम है। आप देखें ना, वहां पर भी फ्रांस में कुछ और हो रहा है, जर्मनी में कुछ और हो रहा है, पोलैंड में कुछ और हो रहा है। मतलब अगर आप टर्की को भी हिस्सा समझें, उसका भी एक, टर्की अगर आप जाएं तो आधा टर्की तो यूरोप में आता है। एक ब्रिज क्रॉस करें, इधर एशिया इधर टर्की है। तो यूरोप की भी डेफिनेशन क्लियर नहीं हो रही, यूरोप क्या है, शेंगन है, EU है, मतलब क्या है यूरोप, ये भी अभी बड़ा कंफ्यूजन है, बहुत सारा इशू ये है सारा कि अब इसमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता हैं लोगों को कि जी लेबर पार्टी आ जाएगी तो शायद 2 दिन के अंदर मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। ऐसा भी नहीं है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं उनके सामने भी, लेबर पार्टी के सामने भी, कि भाई लोग क्योंकि चाहते हैं कि फौरी तौर पे मसाइल हल हों। फौरी तौर पे मसाइल हल तो नहीं होंगे। तो बरतानिया में वो कम से कम अगर कोई 1-2 शुरू में स्टेप्स ऐसे ले लेते हैं, लोग समझते हैं, बरतानिया के लोग बड़े बाशऊर हैं, तो वो समझते हैं क्योंकि वहाँ को करप्शन स्कैंडल और ऐसी हरकतें तो नहीं है ना जो हमारे यहाँ होती हैं, तो लोग फिर टाइम भी देते हैं कि भाई ये शख्स है तो इसके साथ कोऑपरेट करो। वहाँ पे लोग लीडर्स अवाम में भी निकलते हैं, मिलते भी हैं, बात भी करते हैं। तो ये देखना है कि बरतानिया के अंदर तब्दीली क्या आती है, और ये देखना है साथ के बरतानिया जो है वो साथी मैक्रों, देखे ना फ्रांस के अंदर इस वक्त 2 हफ्ते पहले नॉर्मंडी पे खुशबाश खड़े हुए थे मैक्रों, G7 का इजलास हो रहा है, खुश, कोई दूर दूर तक उनको, मतलब वो सारे जनाब बाइडन और ये वो सारे G7 के इजलास में खुश खड़े हुए थे वहां पे बहुत ज्यादा, और वो जनाब परेड देख रहे हैं, और उनको किसी को दूर दूर तक अंदाजा नहीं था मैक्रों को कि ये चंद दिनों के बाद क्या होने जा रहा है। उन्होंने स्टेट विजिट करवाया जनाब बाइडन को, और जनाब बहुत ज़बरदस्त तरीके से वहाँ पे नॉर्मंडी में, और सारा जंग अजीम की जो दूसरी जंग अजीम का जो वाक़या था, तो वहाँ तो दूर दूर तक कहीं तसव्वुर भी नहीं था मैक्रों को कि उनके साथ ये होने वाला है। तो अब इशू ये है कि अच्छा फिर उसके बाद जो है वो ये जो SCO समिट है, देखें ना, इसमें दोनों के लिए चाइना और जो रशिया हैं, 2 पावर्स एशिया की, तीसरी पावर जो है यहाँ पे जाहिर है उनके साथ तो खटपट चल रही है। यानी अगर हम इस ट्रायंगल को लें, रशिया, इंडिया और चाइना जो कि ब्रिक्स का भी हिस्सा है, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी तो गए नहीं वहाँ जयशंकर जी गए, लेकिन जयशंकर जो है उनकी मुलाकात वांग ली से हुई है, उनके वजीर खारजा जो चाइना के हैं, और वो उसमें वही बात हुई है कि जी LAC के ऊपर आगे मुज़ाकरात हम जारी रखेंगे। अब ये भी एक बड़ी तलखी है, इस को भी ख़त्म होना चाहिए, इस मामले को भी, जो LAC का मामला है इंडिया और चाइना के दरमियान, क्योंकि 1.25 अरब के मुल्क हैं और आपस में इनकी तो जंग बनती नहीं है, लेकिन एक तलखी है बहरहाल। लेकिन जो मॉस्को है वो जा रहे हैं जनाब प्राइम मिनिस्टर मोदी अगले हफ्ते, और वो मॉस्को भी जा रहे हैं, और फिर उसके बाद ऑस्ट्रिया जाएंगे। 41 साल बाद कोई भारतीय जो है वो सरबराह मुमलिकत होंगे जो ऑस्ट्रिया नॉट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया का दौरा करेंगे। तो ये अब इस पूरी पिक्चर में प्रेसिडेंट बाइडन, ईरान का फैसला, मैक्रों का फैसला, बरतानिया का फैसला, मतलब ये सारे फैसले सामने आने को हैं। अब इसमें ये इलेक्शन एक्ट तरामीमी बिल,
कि जी कौन सा बेंच बैठेगा, 45-47 का क्या होगा, ये आप सब खत्म कर दें, यानी सारी सीटें को एक पार्टी ले जाए दूसरी, क्या उसके नतीजे में इस्तेहकाम नजर आ रहा है? इशू है इस्तेहकाम, मुल्क के अंदर एक स्टेबिलिटी। वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो माशी स्टेबिलिटी कैसे होगी? माशी स्टेबिलिटी नहीं होगी तो सोशल अनरेस्ट फैल चुका है अब वो, ठीक है ना, इस बजट के बाद, और अल्लाह करे कंटेन रहे। और साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट इशू सिक्योरिटी क्राइसिस, ये शहादतें हो रही हैं रोज, कभी जनाजे उठाए जा रहे हैं, कभी वो जनाब मतलब है कि ये सारे इश्यूज जो हैं, और ये मैन मेड क्राइसिस है, ये नहीं है खुदा ना खास्ता भाई हीट वेव से तो लोग जैसे तैसे रह रहे हैं ना, उसमें लोग प्रॉब्लम ये हो रही है कि जब बिजली भी नहीं आ रही है और बिल भी बढ़ रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा इशू। और साथ ही वो जख्मों पे नमक कि जी रोटी नहीं तो केक खाओ, कि इतना ज्यादा आपने अब ये देखे ना, ये जो बिल है, अब ये बिल तो आम आदमी को आ रहा है ना, घरेलू सार्फिन के लिए है ना, बाकी तो यहाँ पे लोगों को बिजली भी मुफ्त है, लोगों को पानी भी मुफ्त है, उनकी गाड़ियां भी मुफ्त हैं, उनके पेट्रोल तो क्या मुफ्त होना, उनका पेट्रोल पंप्स हैं, तो उनको तो कोई इशू नहीं होता। तो बात ये सारी कि अब इस पूरे सिनेरियो में हम तो दुआ कर सकते हैं अल्लाह ताला से कि इतनी बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं दुनिया में, और नई लीडरशिप आ रही है, नए लोग आ रहे हैं, उनके साथ इंगेज करना है, तो पलट के देखेंगे क्या हो रहा है पाकिस्तान में। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई अच्छा इमेज हमारा जा रहा है दुनिया में इसको। और ये मैन मेड क्राइसिस है, मैंने कहा ना कि कोई बाहर के इश्यूज होते तो हम कहते कि भाई बाहर की वजह, यहाँ पे इक़्तिदार के झगड़े, सीटों के झगड़े, मेरी सीट आ जाए, मेरा तरक्याती बजट आ जाए, ये आ जाए, इसमें उलझे रहेंगे तो बदकिस्मती से हमारी खारजा पॉलिसी भी इफेक्ट होगी, जो कि हो रही है बहुत बुरी तरह से। बुरी तरह से तो नहीं, लेकिन हो जाएगी चंद दिनों में, इसमें बुरे का लफ्ज़ भी आ जाएगा, क्योंकि हमारी तवज्जो ही अपने इंटरनल क्राइसिस पे इस वक्त। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त आज खत्म हो गया है और मुझे और डॉक्टर साहब को इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदो नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।